अगर नौकरी अप्लाई करने भी जाए ना तो वहाँ पर जाके पहले करप्शन आ गया था। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, 3 बार ऐसा हो चुका। अगर हमारे पास मेरिट है ना तो मेरिट के बाद वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपरले बंदे बहुत हैं। तो गरीब आदमी कैसे नौकरी लेगा? वो सबसे पहले तो पैसे मांगते हैं, पैसे दो, जो जिसकी तालीम नहीं भी मुकम्मल उसको भी जॉब मिल रही है। पूरी तैयारी के साथ डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे कंप्लीट थे, तैयारी मेरी सारी थी, इंटरव्यू में दे के आया हूँ। आज आकर वही बात रुकती है कि अगर आपके पास ज़्यादा तगड़ी सिफारिश हो MPMNA के, या फिर आपके पास कोई 2-3 लाख रुपया हो, फिर आप सरकारी नौकरी के बारे में सोचेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए भाई हर जगह तो आपको पर्ची चाहिए, बगैर पर्ची के गुजारा नहीं है। मार्केटिंग के अंदर मैंने MBA किया था। अपनी फील्ड से रिलेटेड मुझे कभी भी कोई जॉब ऑफर भी नहीं हुई। 6 से 7 टेस्ट दिए थे, 75% चाहिए थी, मेरी 77% थी, जो कि सिफारिश की वजह से भाई नहीं हो पाया। मसला है सिस्टम का, हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक सब अपना जो है ना काम चला रहे हैं। मिलती कि आप कराची में रहते हैं, हमारे बच्चे ख्वार हो रहे हैं। हाँ, इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, 2-3 जगह पर दिए हैं। वो बस यही होता है जी, कॉल कर देंगे आपको। कॉल का फिर इंतज़ार ही करता रहता है बंदा, इंतज़ार, वो कॉल नहीं आती। फिर गवर्नमेंट जो है ना, फोकस नहीं है गवर्नमेंट का रोज़गार की तरफ। पढ़े लिखे नौजवान को कहाँ एडजस्ट करना है, इंडस्ट्री नहीं लगाई जा रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। जिन लोगों ने मेहनत की होती है, अच्छी तरह से पढ़ा होता है ना, उनके अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करते। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी वजह है। लोग कहते हैं तो मैंने PhD कर ली, फ़लाँ कर लिया, फ़लाँ कर लिया, लेकिन उनके पीछे ये भी वजह होती है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होती। और जिन्होंने मेहनत की होती है, उनकी मेहनत अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं करते। पढ़ने लिखने के बावजूद मुझे नौकरी इस वजह से नहीं मिली कि मेरे पास सिफारिश नहीं थी। जॉब्स तो अब एक ख्वाब ही हो गया। पाकिस्तान में जो है ना, वो इतना कुछ ज़्यादा इफेक्टिव मॉड नहीं है। तालीम के बावजूद भी सरकारी महकमों में मुलाजमत के चांसेस जो है ना, वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर नौकरी मिलती नहीं, नौकरी खरीदनी पड़ती है। लोग किस तरह से गम और गुस्से का इजहार करें, किस तरह से अपनी राय दे रहे हैं, हमने आपको दिखाया। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सामाजिक कारकुन आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये लोगों की गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी। जी जी। वादे होते हैं, दावे होते हैं, फिर बड़े दिलासे भी दिए जाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती नौकरियां जाती कहाँ हैं। या तो अपने अपनों को दे दी जाती हैं, और फिर वो तबका जिनसे वोट मांगने जाया जाता है, जिनकी भलाई के लिए बातें की जाती हैं, वो नौकरियों से महरूम हो जाता है। बहुत सारे तबकात के लोग आपकी नज़र में होंगे, आपके साथ ताल्लुक़ में होंगे। मुझे ये बताइए, उनके घरों में चूल्हा किस तरह से चल रहा है? क्योंकि जब घर में मर्द को नौकरी नहीं मिल रही, औरत बाहर निकल रही है, औरत को बेतहाशा चीज़ों का सामना है, फिर मजबूरी के तहत किसी ना किसी तरफ कदम भी उठ जाता है। तो ये हमारे मुआशरे का जो अलमिया बन चुका है, उस पे इन्होंने बहुत प्यारे और बंद लफ्ज़ों में बात की ना कि नौकरियां बिकती हैं, सियासी नौकरियां भी दी जाती हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं। मैं उससे ज़्यादा अंदर के दुख जानती हूँ, क्योंकि जो अल्फाज यहाँ पे अदा नहीं करते, जब रोती धोती तलाक याफ्ता बच्चियाँ, जहाँ नौकरियाँ नहीं होती, खाना नहीं हो तो मोहब्बतें वगैरह भी ख़त्म हो जाती हैं। मैं मर्दों के हवाले से कहूँ कि ऐसे लोग भी मेरे पास मर्द आए शेल्टर में, जिन्होंने कहा कि हम बच्चों के उठने से पहले घर छोड़कर चले जाते हैं, और बच्चों के सोने के बाद हम घर वापस आते हैं, और सारे दिन माँ ये कहानी सुनाती है कि अब्बा काम पर गए हैं, लेकिन ना स्कूल की फ़ीस है, ना यूनिफॉर्म है, ना खाने को घर में कुछ है। तो वो कहानी सुबह से शाम चलती है और अगले दिन फिर रिपीट होती है। उसमें अगर वो मर्द वो सरपरा ख़ुदकुशी कर ले तो उसका लहू कहाँ तक, किसके हाथ पर तलाश करें हम। इसी तरह वो औरतें जो फ्रस्ट्रेशन में बैठी होती हैं, इंतज़ार में, उनके पास खाना नहीं आता, वो किस तरह से उस घर को चलाएंगी, उस रिश्ते को वो किस तरह से निभाएंगी। शेल्टर होम आबाद पर आबाद हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि अगर बच्चियाँ एक्सपेक्ट कर रही हैं तो डिलीवरी के लिए वो शेल्टर होम आ रही हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं, उस डिलीवरी के पैसे नहीं हैं, तो कहते हैं कि इस वक्त शेल्टर होम चले जाओ, बाद में वापस आ जाना। बूढ़े माँ बाप हैं, क्योंकि महंगाई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा, नौकरी नहीं है, तो उनके इलाज के लिए बेटे के पास पैसे नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेटा बुरा ही है, बेटा बहुत अच्छा हो सकता है। सोचिए उसके ऊपर आप किस किस किस्म के वार करते हैं, जो बूढ़े माँ बाप को ना पाल सके, बीवी को ना पाल सके, बच्चों को ना पाल सके, खिला ना सके, इलाज ना कर सके, किराया ना दे
दे सके तो मुस्तकिल जो जिनसे कर्ज लिया है वो हर वक्त दस्तक देते रहें। फिर वही नौजवान, वही मर्द नशे में जाते हैं। फिर जब वो नशे में जाते हैं तो एक नई कहानी शुरू हो जाती है। नहीं करते, अगर वो ज़्यादा कुछ अपने तौर पे हल ढूंढते हैं, स्नैचिंग करते हैं, डकैती करते हैं, वारदातें करते हैं, फिर वहाँ पर मारे जाते हैं, फिर घर बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाता है। ये आपने जो बात की ना कि ये सिलसिला वहाँ तक चला जाता है कि वो सड़कों पे डाकू तक बन जाते हैं। और ये सिर्फ ऐसे कहने की कहानी नहीं है, इस तरह का एक वाक़या हो भी चुका है कि एक डिज़र्विंग नौजवान था, टेस्ट्स पे टेस्ट देता रहा लेकिन उसका कुछ नहीं बना और आखिर में उसका इनकाउंटर हुआ। जब इनकाउंटर हुआ तो जिस पुलिस अफसर ने उसको पहचाना तो उसने देखा कि यार ये तो टेस्ट देने आता था। तो सोचें इस हद तक बात चली गई है। परेशानी की बात यह है आलिया मैम कि जिसने नहीं पढ़ा लिखा तो उसके पास तो हुकूमत की ये जस्टिफिकेशन है कि जी आपके पास तालीम डिग्री नहीं है तो आप नौकरी कैसे। 24% बेरोज़गार वो बैठे हुए हैं जिनके पास तालीम है, जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसा लगाया है पढ़ने में, जिन्होंने मेहनत की है। वो पढ़ने के बाद निकलता है। अभी एक भाई का भी आपने सुना होगा ना कि मैंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है और मुझे उसकी जॉब नहीं मिल रही। तो बताएं जाए बंदा कहाँ? जवाब भी बड़ा प्यारा होता है। जब वो बेचारे अपने लेवल की जॉब नहीं कर पाते, वहाँ पे सीट्स फुल हैं, तो वो थोड़े नीचे उस पे आते हैं म्यार पे, तो कहा जाता है हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जितने पढ़े लिखे हैं वहाँ ना रखें, उससे नीचे आए वहाँ ना रखें, तो वो कहाँ जाएंगे बच्चे। और बच्चे की तालीम पर हमारे मुल्क में जितना पैसा खर्च होता है और हम मिडिल क्लास लोग तो अपनी सारी जमा पूंजी उन पर लगाते हैं इस उम्मीद पर कि इनको एक बेहतर रोज़गार मिलेगा और घर में बेहतरी आएगी। और आप ये समझिएगा कि जो बातें इस वक्त हम कर रहे हैं हमें इतनी संभल कर करनी पड़ रही हैं क्योंकि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी पढ़ो। और जो भी पैकेज में एक बच्चे ने कहा था कि जब आपकी कोई मदद नहीं करता तो अल्लाह आपकी मदद करता है, कितनी बेबसी है ना कि इस वक्त मैं उन्हें ये नहीं कह सकती कि हुकूमत की तरफ देख लो, मैं ये नहीं कह सकती सिस्टम की तरफ देख लो, मैं उन्हें ये झूठी तसल्ली नहीं दे सकती कि अनकरीब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो सही रास्ता है वो तुम्हारी तालीम का। लेकिन एक मशवरा ज़रूर मैं दूंगी कि तालीम के साथ साथ हुनर भी सीख लो। अगर एक तालीम याफ्ता शख्स कोई छोटी सी छाबड़ी लगा ले या वो कोई और भी मामूली काम कर ले, वो रहता बुलंद बाला ही है। एक तो रिस्क हलाल कमाने वाला अजीम है और अगर वो रिस्क हलाल कमाने वाला तालीम याफ्ता भी है तो ये सोने पे सुहागा है। और मैं माँ बाप से भी ये कहूँगी कि आप अपनी जद्दोजहद को जारी रखिए। यहाँ पर मैं अगर किसी से बात करना चाहूँगी वो मेरी हुकूमत है। हमारी हुकूमत ने दस्तरख्वान लगा दिए। ये कौन सा तरीका है? अगर NGOs एक सपोर्ट सिस्टम चलाती हैं और दस्तरख्वान लगाती हैं और गरीब लोगों की मदद करती हैं, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन हुकूमत के पास तो अथॉरिटी है, वसाइल हैं, ज़राए हैं, हुकूमत क्यों इस तरफ लेकर जाए? क्या अच्छा लगेगा कि जो आज दस्तरख्वान पे बैठ के खा रहा है वो एक महीने बाद भी दस्तरख्वान पे बैठ के खा रहा है? अब तो मैंने सुना है कि दस्तरख्वान भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें फखरिया, ये एक फखरिया बात होती है। अगर हुकूमत कहती है कि हमने इतने हज़ारों को, इतने लाखों को, इतने करोड़ों को दस्तरख्वान पे बिठा दिया, आप जितने जितने फिगर्स बढ़ाएंगे ये बहुत ज़्यादा नाकामी का सबूत है। ये एक तरह से बुराई में चीज़ चली जाएगी कि आपने दस्तरख्वान इसलिए बढ़ाया ना क्योंकि आपने रोज़गार नहीं दिया। और अगर आपने रोज़गार नहीं दिया तो आपकी हुकूमत को कैसे पसंद किया जा सकेगा? लोगों की चीखें निकल गई हैं। और अभी मैं कहीं सुन रही थी, एक प्रोग्राम में कहा गया कि पहले तो लोग बद्दुआएं देते थे, अब लोग मौत की दुआएं कर रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि आपने लोगों को किस हद पे पहुंचा दिया है। कहते हैं ना कि माएँ बहनें दुआएं करती हैं तो मुल्क तरक्की करता है। जो माएँ बहनें अपने घरों की लाशों को उठाएंगी वो किसके लिए दुआ करेंगी? वो दुआ कर सकती हैं और फिर क्या तरक्की नज़र आ सकती है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीटें सलामत रहें तो हमारे मुल्क से मिडिल क्लास को ख़त्म नहीं करें। अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब ख़त्म। इस मुल्क को अगर किसी ने सहारा दिया है, मैं एक NGO से मेरा ताल्लुक़ है, यकीन जानिए मिडिल क्लास सब कुछ चलाती है। वो अमीरों को अमीर बनाती है और गरीबों को जिंदा रहने देती है। देखें जो आपने बात की ना वो बिल्कुल ठीक है और आजकल ऐसा हो भी रहा है। जो यंग बच्चे हैं वो जब निकल रहे हैं MBA BBA करके, उनको जब कोई जॉब नहीं मिल रही तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट करते हैं। इस्लामाबाद में हमने देखा कि अब बिरयानी जो है वो उसके ठेले लगा रहे हैं, गाड़ी में ला के बेच रहे हैं। सब चीज़ें ठीक है, अपनी जगह हलाल रोज़ी, वेल एंड गुड। तकलीफ़ वहाँ होती है और ख़ास तौर पे अगर इस शहर की बात की जाए, जब डोमिसाइल के बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे ये देखा जाता है कि किसी को मिल रही है
किसी को नहीं मिल रही है। जिसको मिल रही है उसके पास डिग्री नहीं है, किस तरीके से वो नौकरी लेकर आ रहा है सबको पता है। और जो बेचारा यहाँ पे, अब शहर की ये हालत हो गई है कि अब वो बाइक राइडर बन रहे हैं, किसी को यहाँ से वहाँ ले जाने में 30 रुपये किराए पे, कहीं खाना ले जाने पे और खाना घर पे पहुँचाने पे जिसका कमीशन 50 रुपये गालिबन होता है। तकलीफ़ यहाँ पे होती है। हलाल रोज़ी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तासुब, ज़बान, नस्ल और इलाके की बुनियाद पे नौकरियों का बंदर बांट होगा तो वहाँ पर आप मुझे बताएं कि माशरे में बैलेंस किस तरह से आएगा। फिर तो लोग मज़ीद जो हलाल बेचारे कमा भी रहे हैं वो भी फिर डिमोरलाइज होंगे। ये तो स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो जाता है ना, जब एडमिशन्स आपको मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेरिट पर नहीं मिलता। जो मसाइल पे आप बात करेंगे, ओपन मेरिट होनी चाहिए, चाहे वो तालीम है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो आपकी नौकरी है। इंसान अगर मिसाल के तौर पर अगर एक लाइन खड़ी हुई है, उस लाइन पे आप कितनी देर खड़े होकर इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरी टर्न आएगी और मैंने इस तरह जाना है। लेकिन अगर लाइन तोड़ कर आपके सामने बीच बीच में से लोग निकल कर आगे जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका कहाँ जाएगा। और अगर आप अपनी यूथ को खो देंगे, और आप यूथ के साथ, हमारी यूथ बहुत स्मार्ट है, हमारी यूथ बहुत आगे जा सकती है, लेकिन हम उसको खुद उसके सारे रास्ते बंद करते हैं, हम उसको डिमोरलाइज हम खुद कर रहे होते हैं। और सिर्फ इसी तरह कर रहे होते हैं कि हमारी यूथ अब खाली बातें नहीं सुनना चाहती, वो नेट के थ्रू पूरी दुनिया देख रही है। और अगर मैं ये जानूं, औरत के हवाले से आ जाऊं कि अब इस वक्त शोर मच रहा है, औरत नहीं निकलेगी तो घर नहीं चलेगा, औरत नहीं कमाएगी तो घर में राशन नहीं डलेगा। मसला है। चले मैं इसको सच मान लेती हूँ, जो ख़वातीन कमाना चाहती हैं 100 बिस्मिल्लाह, घर को संभालना चाहती हैं बहुत अच्छी बात है, निकले कमाएं। वो बच्चियां जो नहीं निकलना चाहती, या वो बच्चियां जो इतनी हुनरमंद या इतनी तालीम याफ्ता नहीं है, आप ज़बरदस्ती आपने वो माहौल पैदा कर दिया मेरे मुल्क का कि हर औरत, हर बच्ची भी घर से बाहर निकल जाए। क्यों? आप क्या चाह रहे हैं? आप यहाँ अपनी जो हमारी औलादें हैं, ये कौन इन्हें परवान चढ़ाएगा? इस नस्ल को कौन आगे बढ़ाएगा? आपने सबको कमाने की रेस में लगा दिया, एक तरफ कमाने की रेस में लगा दिया, दूसरी तरफ महंगाई कर दी, तीसरी तरफ आपने उस तरह की चीज़ें दिखानी शुरू कर दी हैं कि हम मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी दादी, उन्हीं का खून हूँ ना मैं। अगर वो 4 कपड़ों में पूरा साल गुजार सकती थी तो मैं क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं कि मेरी ब्रेन वॉशिंग उसी तरह की जा रही है, मेरी कंडीशनिंग उसी तरह की जा रही है। पहले जब एक औरत घर में बैठकर सुकून से जो भी मियाँ कमा के लाता था उसमें बरकत होती थी, सबको चलाती थी। आज क्यों नहीं चला पा रही? महंगाई अपनी जगह पे, आपने हमारे जहन को भी परागंदा किया है। आपने वो इश्यूज उठाए। अभी लिबास पे एक अजीब व गरीब इशू उठ गया कि औरत बुर्का पहनेगी, नहीं पहनेगी, इसकी इज्जत होगी, उसकी इज्जत नहीं होगी। अरे सबकी इज्जत होगी, हर औरत की इज्जत होगी। वही है ना कि जो नॉन इश्यूज हैं हम उस पर इतना अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि ये भी सोचिए कि नौकरी नहीं मिल रही तो परेशान है। फैसल भाई, मैं हैरेसमेंट की तरफ आना चाह रही थी कि एक तो ये वाला स्ट्रेस है, जो मेरा पॉइंट था, ये हमारे माशरे का स्ट्रेस है। जब वो औरत घर से निकलेगी तो जो एक तो पैसा नहीं, फिर जो हैरेसमेंट लेके वो वापस आएगी, वो कहाँ जाएगा? बताती नहीं है घर पे वो किसी कैसे बताएगी? बता नहीं सकती। बच्चे अगर भूखे बैठे हैं तो वो कैसे बताएगी? क्योंकि वही बच्चे शायद माँ का दामन पकड़ लें। लेकिन भाभी वही बात है ना, जब अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं है, तो फिर औरत है या मर्द, दोनों मजबूर हैं। दोनों मजबूर हैं, लेकिन दें हमारे लड़कों को, हमारे मर्दों को ढंग की नौकरियां दें। हमारी औरतों में जो काम करना चाहती हैं करें, जो नहीं करना चाहती उनको सुकून से घर पे रहने दें। और इस किस्म का इंतशार नहीं फैलाएं। और वो डिस्कशन जिसमें हमारी औरतों को बाहर निकल के वो हैरेसमेंट कर जो भी सिलसिला है उसको बंद करें। हम दाल चटनी रोटी पर गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हमारी कौम है ही वो। हम तो पता नहीं किन किन हालात में गुजारा करते हैं। और वो कहते हैं ना, खुददार मेरे शहर में फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। देखिए, हम खुददार लोग हैं, हमें नहीं चाहिए यूं सड़क पे। अगर आप हमें मजबूरी में खिला देते हैं, ठीक है, आप उसको तरीकेकार बना दें, आप उसको सिस्टम बना दें। सिस्टम में नौकरी चाहिए, सिस्टम में ये नहीं चाहिए। और हुकूमत को तो ये चीज़ कतई सजती नहीं, हुकूमत पर अच्छी लगती नहीं। हुकूमत तो रोज़गार ही देगा, तभी हम मुतमईन होंगे। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है जब भी यहाँ पे आप आती हैं या दीगर हमारे इस तरह के दोस्त और हमारे अहबाब आते हैं कि जो ये काम करते हैं, वो हमें बताते हैं कि पहले तो गरीब आते थे इन दस्तरखान पे, अब सफ़ेद पोश, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो आता है। और आपको पता है कितना चुभता हुआ जुमला है ये। नौकरी नहीं होती ना बेचारों के पास, बेरोज़गार हैं, वो कहते हैं कि हम अपने मोहल्ले में किसी के लिए ले जाना चाह रहे हैं तो ज़रा 20 रोटियां दे दें। वो अपने आप को रख के नहीं बांध सकते। इस रमज़ान में मेरे इदारे में एक ऐसी खातून आई जिसने बड़ी अच्छी अमाउंट ज़कात में दी है। ये इस रमज़ान की बात है।
पिछले महीने वो रोती भी आई कि मेरे घर में बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं है, खुदारा इदारा फ़ीस अरेंज कर देगा। इतने से महीने में इतना बुरा हशर हो गया। इस वक्त कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के दौर में आपने इतनी भरमार कर दी है महंगाई की। मैं ये कहती हूँ कि बंदा झोपड़ी में भी रह लेगा, बंदा कपड़ों पे भी कंप्रोमाइज़ कर लेगा, चलो बंदा बीमार होकर इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन जो जिंदा है वो तो दिन में 3 वक्त खाना खाएगा ही खाएगा। क्या आप गोश्त को छोड़ दीजिए, आप सब्जी खा सकते हैं। एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारी ज़मीन इतनी जरखेज़ है कि कहीं बीज डाल दो तो देखो कैसे तनावर दरख्त होता है। ये फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हमारा बहुत बढ़ गया है। कोई चीज़ नहीं हो तो इंसान सब्र करता है। आपने इन 5 दरियाओं का पानी समंदर में फेंकना है। डैम को हम सुनते रहे, अभी तक तो डैम हमें नज़र नहीं आया। सी पैक यानी कोई दूसरा मुल्क हमारे पास आएगा तो हमें रोज़गार मिलेगा। हम एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए अपने लिए रोज़गार पैदा नहीं कर सकते। चीनी, क्योंकि आपको पता है शुगर माफिया है, और सारा शुगर माफिया कहाँ बैठा हुआ है हम जानते हैं। चीनी महंगी, आटा महंगा, चावल महंगे, पेट्रोल पे तो कहते हैं ना कि जी अमीरों की चीज़ है, अमीरों की चीज़ नहीं है। गरीब अगर ट्रैवल करके नहीं जा सकेगा तो नौकरी कैसे करेगा। मैं कितने लोगों को जानती हूँ कि कहते हैं कि अगर हमारी तनख्वाह 30-35 हज़ार भी है तो उसकी आधी तनख्वाह तो सिर्फ ट्रैवलिंग में निकल जाती है। तो आप किस तरह से करेंगे। रोटी की कीमत मुस्तकिल बढ़ रही है, आप कुछ तो जिंदा रहने दीजिए, कोई तो ऑप्शन दीजिए। ये आप मलका बरतानिया ने कहा था ना कि अगर रोटी नहीं, गंदम की कमी है, रोटी नहीं है तो डबल रोटी खा लो। मेरी हुकूमत भी इतनी मासूम है, इतनी ही भोली है, उसको नहीं पता कि रोटी और डबल रोटी दोनों ही गंदम से बनते हैं। और उम्मीद यही अब कर सकते हैं कि जो नौजवान, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अली साहब आपका कि आप आई। कितनी ही अफसोसनाक सूरत है कि जिन तालिब इल्मों को ये कहा जाता है कि ये 9 मैट्रिक में मेहनत कर लो या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में मेहनत कर लो, इसके बाद ज़िंदगी आसान है, तो उनके लिए ये सुन लें कि ज़िंदगी गालिबन शायद पाकिस्तान में आसान नहीं है। बिकॉज़ अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो गालिबन आप उस फहरिस्त में आ सकते हैं, वो फहरिस्त कि जो रिपोर्ट के मुताबिक 24% बेरोज़गार वो हैं कि जो ग्रेजुएट हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि चपड़ासी की नौकरी के लिए एक एमफिल वाला भी अप्लाई कर रहा है। तो सोचा कि किस नहज पे हालात पहुँच के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहर कायद की बात करते हैं। बहुत मसले है, एक संगीन मसला है यहाँ पर पानी का। जब भी कराची में पानी के मसले की बात होती है तो चौथे मेगा प्रोजेक्ट यानी K4 का जिक्र किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि K4 या उससे भी पहले कराची को पानी की फराहमी का पहला मेगा प्रोजेक्ट कौन सा था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और उससे भी बहुत कम लोग हैं जो वहाँ जा चुके हैं या जाते रहते हैं। अब वो, जी हाँ, अब वो कहाँ है और काम कैसे ये प्रोजेक्ट करता था, शायान सलीम की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुराद मेमन गोट, कराची का जरखेज और सरसब्ज मुज़ाफाती इलाका। यहाँ झूम कर बहने वाली मलीर नदी इस जमीन की गोद को हरा भरा रखती है। सड़क के दोनों अतराफ का सब्जा मेमन गोट को दिल फरेब बना देता है। मगर इस हसीन सड़क के साथ साथ पत्थरों से बनी कुछ पुरअसरार गोल तामीरात भी नजर आती हैं। हर चंद 100 गज के फासले पर आने वाली इन पथरीली तामीरात को निशाने राह समझकर आगे बढ़ें तो ये हमें अंग्रेज दौर के एक गुम करदा और गुम गुश्ता खजाने तक ले जाते हैं, और वो खजाना है डमलोटी के कुएं, जो कराची को पानी की फरहमी का पहला मेगा प्रोजेक्ट था। फरंग खैर से गुजरे मगर बता के गए कि जितनी दर्दमंदी से उन्होंने अपनी नौ आबादियात में बसने वाले महकूमों के लिए मंसूबे बनाए थे, ऐसी दर्दमंदी और मुहारत के साथ काम करने वाला कोई हुक्मरान इन्हें आज़ादी के बाद भी मयस्सर नहीं आया। कराची में किल्लत आब का मसला बहुत पुराना है। नौ आबादियाती दौर में पानी की कमी का मसला बढ़ा तो इसके हल के लिए 150 साल पहले एक स्कीम तैयार की गई, जिसके तहत मलीर नदी के करीब डमलोटी के मुकाम पर 16 देव हेकल कुएं खुदवाए गए। ये कुएं अब भी मौजूद हैं मगर बेशतर नाकाबिले इस्तेमाल हैं।
19वीं सदी के आखिर में शुरू होने वाला ये मंसूबा इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जो आज भी देखने वालों को हैरान करने के लिए काफी है। बाहर से देखने में ही कुआं और इनके साथ बने कंपाउंड का सादा मगर पुरशिको गौथक आर्किटेक्चर देखने वालों को मुतवज्जा करता है। कंपाउंड्स की खपरेलों पर चमकते किरमिजी टाइल्स एक सदी बाद भी शफक को मान किए दे रहे हैं और जब इन कंपाउंड्स के अंदर दाखिल हो जाएं तो एक और हैरत कदा मुंतजिर होता है। और वो है 1880 से 1933 के दरमियान बने कुओं में नस्ब की गई जहाजी साइज की मोटरें और इनसे पानी पंप करने का निजाम। एक कार के साइज की मोटरों को पानी की सतह की मुनासबत से ऊपर नीचे करने के लिए चेन पुल्ली का निजाम मौजूद था। डमलोटी में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ से शहर को पानी फराहम होते देखा था। दो तीन पंप थे, समझा ना। पानी इतना निकलता था जो आदमी अगर बैठे थे उसको घसीट के लेके जाता था। मुझे याद है 1985 तक मैंने देखा है इसको। 85 के बाद फिर ये स्टेशन सारी बंद हो गई। यहाँ से एक गैलरी भी आती थी जो फिल्टर होके पानी बगैर पंपिंग के यहाँ से पानी कराची की तरफ जाता था। अंग्रेजों ने डमलोटी के कुओं को पूरा साल लबरेज रखने के लिए एक मुनफरिद निजाम वज़े किया था जो मलीर नदी से कुओं तक बहने वाली पानी के ज़ेरे ज़मीन सूतों को खुश्क साली में भी रवा रखता था। मलीर नदी के अंदर ब्रिटिश दौर में उन्होंने एक ऐसा स्टोरेज बनाया था सिस्टम जिससे वो नदी की खुदाई करके पत्थर डाल के उसके ऊपर रेती बजरी डाल दी थी, जिससे ये होता था कि वो पानी का स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज बन जाता था। जो इंटरनल स्टोरेज होता था वो अगर 2-4 साल अगर बारिशें नहीं भी होती थी तो भी वो स्टोरेज हमारे काम आता था। मीठा पानी कराची को सप्लाई होता था। रेती बजरी माफिया ने उन नदी के अंदर रेती जो उठाई थी, जिससे रेती बजरी उठी थी, चोरी हुई थी, जिससे वो गैली का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया। वो इंटरनल स्टोरेज जो था वो भी ख़त्म कर दिया, जिससे ये नदी समझो कि आपको एक पक्की नाली की तरफ लगती थी। जैसे ही बारिशों का पानी होता था वो पानी जाके समंदर में गिरता था, स्टोरेज नहीं बनता था। अवाम की सहूलत के लिए अंग्रेज़ों जैसे मंसूबे बनाना तो दरकनार, यहाँ तो इनके छोड़े गए मंसूबे भी संभाले ना गए। डमलोटी के कुएं भी इसी अलमिये की सबसे तकलीफ दे तस्वीर है। अच्छा, इसके साथ जो मशीनरी थी अंदर भारी भरकम, वो कहाँ चली गई सारी? वो तो सारे वाटर बोर्ड वाले हजम कर गए। शायद तामीर और अपने काम से मोहब्बत अंग्रेजों की सरिश्त में शामिल थी, जो अपने नौआबादियात में भी सदियों फैज़ देने वाले मंसूबे बना कर गए। काम ऐसा ठोस किया कि हुकूमतों और वाटर बोर्ड की नाअहली और करप्शन के बावजूद ये मंसूबा आज भी मौजूद है। अभी यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब देखो अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई कितना बड़ा ज़बरदस्त शाहकार है, इनकी बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत बनी हुई हैं। अब लकड़ी जो इस्तेमाल हुई है, आप लकड़ी को देखें, आप लकड़ी कैसी बनी हुई है, ज़बरदस्त। इतना अरसा गुजरने के बाद ये लकड़ी अभी तक काली नहीं पड़ी है, वही सफ़ेद की सफ़ेद वही चमक रही है। इतना ईमानदारी से इसके अंदर काम किया हुआ है। और बिल्डिंग की खूबसूरती देखें, जब बारिश होती है बाहर से आप बिल्डिंग आप देखेंगे जैसे नई बनी हो बिल्डिंग। अच्छा, इनके मुख्तलिफ एतवार हैं। ये वेल नंबर 6 जो है 1929 में कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से वेल नंबर 7 जो आगे जुम्मा जोखिया कोट की तरफ है वो 1933 में कंप्लीट हुआ, इनॉग्रेशन उनकी हुई थी। इब्तिदा में इन कुओं की मोटरें कोयले के इंजन से चलती थीं, जिनका धुआं बाहर निकलने के लिए बनाई गई चिमनियों की सिर्फ बुनियादें ही रह गई हैं। यहाँ पे एक बड़ी चिमनी हुआ करती थी। हाँ, बड़ी चिमनी हुआ तकरीबन 100 फीट की बुलंदी पर थी। जो स्टीम था इंजन चलती थी, वहाँ से इनका धुआं निकलता था। ये मुझे भी याद है। इस मंसूबे की सबसे हैरत अंगेज बात इन कुओं से खारादर तक पानी पहुँचाने का निज़ाम था। पाइपों के बजाय कारेज की तर्ज पर ज़ेरे ज़मीन आबी गुजरगाहें बनाई गई थीं। पुरअसरार गोल तामीरात दरअसल हवादान थे,
जो कारेज नुमा गुजरगाहों में कशिशे सकल के तहत बहने वाले पानी को तेज धकेलने के लिए हवा नीचे पहुंचाते थे। डमलोटी के सिर्फ 2 कुओं से पानी निकाला जा रहा है, जो आज भी इन्हीं गुजरगाहों से गुजरकर लाइंस एरिया तक पहुंच रहा है। लाइंस एरिया जेट लैंड के वाटर ग्राउंड में जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, बज़ाहिर तो मेरे नीचे जमीन है, लेकिन यहाँ 2 बड़े ज़ेरे ज़मीन टैंक बनाए गए थे। डमलोटी कुओं का पानी तकरीबन 32 किलोमीटर तवील कंड्यूट सिस्टम के जरिए इन टैंकों तक आता है। मेरे अक़ब में ये कदीम इमारत भी इस अनोखे निज़ाम की एक निशानी है। इसके अंदर चलते हैं। इमारत के अंदर हम आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पानी की तरसील के निज़ाम के लिए जिस तरह आजकल पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है, उस ज़माने में पाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थर से तामीर करदा ये नहर बनाई गई है, जिसमें इस वक्त भी भरपूर प्रेशर के साथ पानी टैंक में गिर रहा है। भरपूर प्रेशर के साथ पानी 24 घंटे चल रहा होता है। वाटर बोर्ड के मुलाजिम है जो यहाँ के निगरान है इस इमारत के, वो बताते हैं कि 14 साल उनकी सर्विस को हो गए हैं और आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि पानी का तातुल आया हो। 1917 में इन 16 कुओं से यौमिया 2 करोड़ गैलन पानी मीठा शहर को फराहम किया जा रहा था। 1970 में पानी की फरहमी की ये इस्तात 1 करोड़ 60 लाख गैलन हुई और 1980 में सिर्फ 50 लाख गैलन यौमिया रह गई थी। फिल वक्त सिर्फ 2 कुओं में ही पानी रह गया है, बाकी तमाम खुश्क हो चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पानी के बड़े मंसूबों के मुकाबले में डमलोटी के कुओं को बहुत कम खर्च में मुकम्मल बहाल करके शहर को पानी की फरहमी में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है, मगर लगता है यहाँ हुकूमतों की तरजीहात कुछ और ही रही हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो आपने देखा कि कराची का सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट कौन सा था, और ये हमने आपने नहीं बनाया या फिर पिछली हुकूमतों ने नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ। लेकिन अब हमारे दीगर जो मंसूबे हैं इनकी ये हालत हो चुकी है, जो हमारे पाइप्स हैं उनकी हालत हो चुकी है कि सीपेज उनमें आ चुका है और तबाही और बर्बादी है। हमने कल बात की थी वाटर हाइड्रेंट्स एक बहुत बड़ा माफिया है, लेकिन हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं देखते। और अंग्रेज़ बना के गए थे ये 100 साल से भी ऊपर के ये हो रहे हैं। उस पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अपने पुरखों की अमानत को संभालो, वरना अब के बारिश में ये दीवार भी गिर जाए। जो अब के बारिश यानी जो शायद आज हो जाए या कल हो जाए। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी आर्टिस्ट से जो अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नूई ज़हानत, रिसर्च, रिसाइकलिंग और पता नहीं कौन कौन से दीगर तरीक़े हैं जिनको वो इस्तेमाल करती हैं, और जब वो इस्तेमाल करती हैं देन शी क्रिएट्स मास्टरपीस। हम बात कर रहे हैं कराची का आयशा मुबारक अली की, जो मुख्तलिफ काम करके अपना नाम बनाना चाहती हैं, ऑल्दो के बना भी चुकी हैं। आयशा एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, एक विजुअल आर्टिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर हैं, और इन सब के होने के साथ साथ वो डिजिटल मीडियम में भी काम करती हैं। यानी कि अगर सादा अल्फाज में कहें तो रिवायती अंदाज में काम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी वो बड़ी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीक़ों से जो वो काम करती हैं वो काबिल तारीफ़ है। इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद है, उनके काम के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में उन्हीं से ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इतने सारे काम एक साथ सर अंजाम देना ये कैसे कर लेती हैं? देखें, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब आर्ट है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट की नौइयत को देखते हैं, आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बेहतर अंदाज में दिखाया जा सकता है। तो यही यकीनन मेरे पीछे भी यही चल रहा होता है दिमाग में कि काफ़ी दफ़ा होता है चीज़ों को रिक्वायरमेंट होती है कि हम रिसर्च करके बताएं। काफ़ी दफ़ा होता है आपको लगता है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस और थोड़ा सा फैशन का टच दे के लोगों को
इसकी तरफ मतवजा किया जा सकता है, ठीक है। तो बस उसकी वजह से मैं डिफरेंट मीडियम्स में काम करती हूँ। ये डिफरेंट मीडियम्स दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऐसे ही? एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए जैसे डिजिटल आर्ट जो है, अब काफ़ी दफ़ा डिजिटल आर्ट भी तो एक वो वाला आर्ट है जो आपको पता है लोगों को भी इतना समझ नहीं आता। तो जब मैं इसको अगर एक्सप्लेन भी करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह करूँगी कि डिजिटल आर्ट इज़ अ फ्यूजन आर्ट, ठीक है। एंड बाय दैट आई मीन कि इट्स इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें कहीं ना कहीं फाइन आर्ट्स की भी टेक्निक्स यूज़ होंगी, कहीं ना कहीं किसी टेक्सटाइल डिज़ाइनर का भी इंस्पिरेशन होगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनका वर्ड अभी आप पाकिस्तान में थोड़ा कम ही बहुत कम, तो उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जैसे कि डेटा कलेक्शन हो गया। तो ये मैंने अभी आपको मोटी मोटी बता दी कि ये टर्म्स हैं जो मेरे आर्ट में कहीं ना कहीं इनका दखल होता है। ठीक है, और ये जो सफ़र है आपका, इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि जब मैं ग्रेजुएट हुई और मेरा शौक़ उस वक्त यही था कि मैं पेंटिंग करूं। आई यूज़ टू वर्क इन एक्रेलिक पेंटिंग्स, यू नो, canvases and stuff, and then I thought that you know art needs to go beyond that because art की एक पावर है और वो पावर उसी तरीके से नज़र आ सकती है अगर आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोड्यूसिंग अ प्रिटी पिक्चर, ठीक है, चाहे वो फैशन हो गया, लाइक वी आर ऑल वेयरिंग फैशन, ठीक है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, बट जब तक उसके अंदर वो टच नहीं आएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी हो, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्पीट कर सकें, सो हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? सो दैट्स वेयर रिसर्च कम्स इन, दैट्स वेयर यू स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ, you start learning about artificial intelligence and you know, and that's how it started for me. And just you said कि art जो है it's sky which has no limits basically. Exactly. तो Dark Skies Gaze Back ये एक प्रोजेक्ट है आपका, क्या है ये? सो डार्क स्काइज गेज बैक एक प्रोजेक्ट है जो हमने मतलब ये कोरोना से पहले का चल रहा था एक्चुअली, और मुझे याद है उस वक्त जब हम कर रहे थे तो इसमें इतनी चीज़ें थी। हम लोग कराची की लाइट पोल्यूशन एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि हम लोगों के साथ किस तरीके से बात करें। लाइट पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बोलती हूँ ना, कहते हैं अच्छा इधर तो अभी रोटी के मसले हैं, जॉब्स के मसले हैं, आप लाइट पोल्यूशन ले आई हैं। एंड देन लाइट पोल्यूशन भी आपको पता है डिफरेंट पोल्यूशन ऑलरेडी लोगों को पता है, नॉइज़ पोल्यूशन। मैंने ये तो सुना था नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नहीं पता ना। What is this लाइट पोल्यूशन? लेकिन इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस है। उसका ये है कि इस वक्त जो इस वक्त स्टूडियो में लाइट्स लगी हैं ये आपके लिए कितनी हार्मफुल हैं कितनी नहीं है। बहुत ज़्यादा। एंड इन द सेम वे जो आउटडोर लाइटिंग है, तो ये बहुत एक वास्ट फील्ड है, बट इसका बेसिक यही नॉलेज है कि लाइट को आप स्टडी करें कि लाइट का क्या इस वक्त आपकी इम्पैक्ट पड़ा है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकता है, आपकी जो सर्काडियन रिदमिक आपका जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपको कहाँ किस किस लेवल पे इफेक्ट हो रहा है, यू हैव नो आइडिया। सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को कोई आर्ट के थ्रू हम बताएं, क्योंकि लोगों को खाली बातें फैक्चुअल नॉलेज कब तक चलेगा, यू नो, वी पीपल लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स थ्रू आर्ट। तो मैंने इसके ऊपर ये टॉपिक पे किया। एंड सेकेंड थिंग वाज वीमेन एम्पावरमेंट, जो मेरे काम में ऑलरेडी था कि मैं चाहती थी कि साउथ एशियन जो वेमेन हैं उनको किसी तरीके से एक ऐसी नैरेटिव का पार्ट बनाया जाए विच इज़ नॉट जस्ट यू नो कि which is different from what we see in the mainstream media, if I put it. Okay, you know, they have to have a role of a warrior, of someone who is in power. तो ये दो ideas को combine करके through digital art I did this. Okay, now अब मैं चाहता हूँ कि जो आम अब हमने बहुत हैवी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर ली, ठीक है, जो एक आर्ट स्टूडेंट को समझ भी आ सकती हैं, बट दोज हु आर सिटिंग एट देयर होम्स, और वो बच्चे हैं जो जिस तरह आपने स्टार्ट किया था ना एक्रेलिक पेंटिंग या फिर कैनवस पे, उनके लिए बताइए सादा अल्फाज में कि आज अगर आप एक प्रोजेक्ट आप पेंट कर रहे हो उसको, तो उसको अगर आप इनोवेशन देना चाह रहे हो तो वो किस हद तक और कैसे लेके जाएंगे एक कैनवस की पेंटिंग को, उसमें आप उसको डिजिटलाइज कैसे करोगे, और उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमल दखल कैसे और कब आएगा? तो इसके बिल्कुल बहुत तरीके हैं, अब तो खैर बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसका सबसे मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा तरीका इसका ये होगा कि जो लोग कैनवस पेंटिंग्स करते हैं, जो जिसको भी आर्ट पसंद है, देखने का शौक़ है, वो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करे कि डेटा कलेक्शन क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, इसकी कोडिंग के तरीके बिल्कुल बेसिक वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अगेन वो जैसे गिटहब हो गई, PTJ5 हो गई, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग अदर्स। देर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, वो उसके ऊपर जाएँ और थोड़ी बहुत लर्निंग दे विल हैव टू डू, बिकॉज ये एक टेक्निकल चीज़ है, तो वो करें और फिर देखें कि ये कहाँ इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर उनको कम्पीट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हर चीज़ डिजिटल की तरफ जा ही रही है वन वे और अनदर, सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर देम। और लाइट पोल्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए अपकमिंग जनरेशन को, बिकॉज हम सारा दिन लाइट के सामने बैठे रहते हैं, लैपटॉप, यू नो, ब्लू लाइट विच इज़ वेरी हार्मफुल। यस, सो समथिंग टू
think about and something to think about for the younger generation especially because ये ideas वो हैं जो अब हमारे आने वाले मसले वो नहीं होंगे जो पुराने थे। पुराने थे, बिल्कुल ऐसे। तो अब नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे? बिल्कुल, नेक्स्ट मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। वन इज़ माई ओन कलेक्शन, costume and mixed media art collection, which is again using these techniques. And second one is I'm going to be working as an artist for Karachi Binale, which is coming next year. जैसे होता है हर साल, तो I'll be one of the artists on board. और अभी क्योंकि मेरा एक और बिनाले भी हुआ था इंटरनेशनल न्यू मीडिया आर्ट बिनाले, so after that I think it's a good start क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत मिलती है इस तरह के आइडियाज़ को, so I think it's a good platform. जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमें रिसर्च करनी चाहिए और जाके इनको देखना चाहिए व्हाट्स द स्कोप एंड वेयर डू वी स्टैंड इंटरनेशनली जब हम compete करने की बात करते हैं। तो स्कोप इसका इस सेंस में बहुत है क्योंकि जब कोई नई चीज़ आएगी यू नीड मोर पीपल, राइट? पीपल नीड टू थिंक कि हम ये चीज़ कर सकते हैं तभी वो चीज़ होगी। बिकॉज जब मैं किसी से बात करती हूँ ना तो वो लोग ऐसे थोड़ा सा यूँ करते हैं कि नहीं हम तो डॉक्टर इंजीनियर ही चाहिए हमें एक्रिलिक पेंटिंग्स में ठीक है आई एम नॉट सेइंग इट्स ये आप ना करें, ये बहुत प्यारा आर्ट है, आई डू इट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट लाइक सम आर्टिस्ट नीड टू थिंक अबाउट कि आप इंटरनेशनली कैसे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ कैसे कैसे, और यहाँ पाकिस्तान में यू नो वी रिसर्च और नथिंग इज़ हैपनिंग, सो वी नीड मोर एनर्जी। तो अभी तक क्या कमेंट्स ज़्यादातर मिलते हैं? यही कि कोई स्कोप नहीं है, छोड़ दो, फलानी इस चीज़ पे आ जाओ, ये कर लो। फैमिली सपोर्ट बेसिकली ये बड़ा ज़रूरी है। फैमिली की मुझे बिल्कुल सपोर्ट है, बल्कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपनी फैमिली की है। देन देयर आर अदर पीपल जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करते हैं, सलमान है, रेहान है, ये लोग दे आर कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग मी विद द रिसर्च। और क्योंकि मेरा एक इनिशिएटिव है कॉस्मिक ट्राइब के नाम से, जिसके थ्रू हम और आउटरीच करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो स्कूल्स में जाके बच्चों को बताना कि आप प्लीज़ ये लाइट पोल्यूशन को समझें, इन टॉपिक्स, स्पेस साइंसेस क्या है, मतलब वो इनोवेटिव टॉपिक्स जो बच्चों की बुक्स में नहीं है वो बताना, उसके आउटरीच में। बड़ों की बुक्स में भी नहीं है स्पेस साइंसेस को तो समझते हैं ना पाकिस्तान, ये तो अलग फिर टॉपिक हो जाएगा पूरा। अगेन इट्स अनदर कॉन्वर्सेशन, बट फॉर नाउ आई वुड से कि वो जो यूथ है और बच्चे हैं ना वो बिल्कुल टारगेट होने चाहिए, उनको आप बताओ ताकि पता चले ना उनको आने वाले अपने वक्त में ये आइडिया हो कि उन्होंने किस चीज़ की तरफ जाना। जैसे हम कहते हैं ना रटा रटाई चीज़ ही दुनिया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वो दुनिया बहुत चेंज हो रही है। इन लास्ट मैं आपसे चाहूँगा कि ऑब्वियसली जब आप इस तरह से आते हैं और मोटिवेशन बनते हैं दूसरों के लिए, तो दूसरों के भी जहन, ख़ासतौर पर हमारा जो स्टूडेंट तबका है उसका भी बड़ा जहन खुलता है। यू नो एज एन आर्टिस्ट और इतने सारे जॉनराज में काम करने वाले आर्टिस्ट के, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द जनरेशन कमिंग अप? So I would say that think big. Don't listen to people who say कि आप सिर्फ ये कर सकते हो और इससे ज़्यादा बियॉन्ड पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू थिंक, बिकॉज अगर आपने इनिशिएटिव लोगे ना देन यू डोंट गेट टू कंप्लेन, यू हैव टू टेक इट एंड ट्रस्ट मी, आपको रास्ते मिलेंगे एंड इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगी। बिकॉज इंटरनेशनली देर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, देर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान इवन गोइंग, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग then it's you, but trust me, there's scope now because this is the future. Artificial intelligence, machine learning, digital art, it's a way to think and it's a way to be, so you have to do that. Thank you so much Aisha for coming to the studios and we wish you best of luck. एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पोर्टल खुल गया है। ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है ताकि हमारी आवाम को पता चल सके कि खान साहब की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट इन चीज़ों को कितना सीरियस लेती है, क्योंकि आवाम का तहफ़्फ़ुज़, आवाम का एहसास अव्वलीन तरजीह। और वो जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना हमेशा से कि रियासत माँ जैसी होती है, तो ये जो पनागाहें खुली हैं, ये जो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चों को, बड़ों को, जवानों को उनके आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, इस चीज़ पे बिल्कुल मुकम्मल उतरते हैं कि वाकई रियासत ने कहीं ना कहीं माँ जैसा हक अदा किया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब भी हम बात करते हैं एहसास प्रोग्राम के, एहसास तहफ़्फ़ुज़ की, तब हम ये बात करते हैं कि खान साहब की हर गुफ्तगू में हमें ये सुनने को मिलता है कि ये वो पनागाहें हैं जहाँ पर तमाम इंतज़ाम 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छा है, कोई यहाँ पर अपने आप को गैर महफूज नहीं समझता। हुकूमत के ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा काबिल सताइश हैं, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इन पनागाहों में आवाम के लिए जो सर छुपाने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं उनके लिए कौन कौन सी सहूलियात हैं?
बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। ये पनागाहों का सिलसिला जो है ये वज़ीर आज़म साहब ने शुरू किया था। जब वो नए 2018 में आए थे तो वो सर्दियाँ थीं और वो देखते थे कि हमारे दिहाड़ीदार भाई जो हैं वो खुले आसमान के नीचे सर्दी में सो रहे होते थे। तो उस वक्त उन्होंने डायरेक्टिव दिया था कि इनके लिए पनागाहें बनाई जाएं ताकि ये बरामदों और ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स और फुटपाथ्स पर सोने के बजाय छत के नीचे सोएं, उनको खाना मिले, क्योंकि ये अपने घरों से बहुत दूर हैं और अपने बच्चों की कफ़ालत करने, पेट पालने के लिए शहरों में आते हैं। तो ये तो उसकी फ़िलॉसफ़ी थी। और ये पनागाहों का जो सिलसिला है ये वज़ीर आज़म की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे पूरे मुल्क में बनाई गई हैं। आपका सवाल ये था कि इसमें सर्विसेज क्या मुहैया की जाती हैं। तो इसमें सर्विसेज जो होती हैं वो एक तो बिस्तर मिलता है उनको, सुबह का नाश्ता मिलता है, रात का खाना मिलता है, कई पनागाहों में दोपहर का खाना भी मिलता है और ये तमाम सहूलियात जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। बाथरूम्स होते हैं, रनिंग वाटर होता है, गर्म पानी होता है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी होती है, चेक इन होता है, यानी कि शिनाख्ती कार्ड लिया जाता है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट है, सर्वेलेंस है, वहाँ 24/7 सर्वेलेंस फैसिलिटीज़ हैं। किसी को कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, किसी कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, दवा लेके दी जाती है। तो और ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें खाली दिहाड़ीदार भाई नहीं आते, इसमें मुसाफिर हजरात भी होते हैं जो जिनके लिए किसी होटल में रहना बहुत मुश्किल होता है, वो भी यहाँ रात गुजर बसर कर सकते हैं। तो आपने जब बात शुरू की थी तो आपने 5 स्टार फैसिलिटीज़ की बात की, तो मैं थोड़ी सी वजाहत करती चलूँ। 5 स्टार होटल से जो हमारा मुआहदा हुआ है उसका पस मंज़र ये है कि ये जो इस पनागाह की जो है ये एक होटल की तरह ही होती है। लोग आते हैं, वहाँ रात रहते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की तो होटल्स चलाने की कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। तो हमने बेहतर गाइडलाइंस, SOPs और ट्रेनिंग्स के लिए सरीना होटल के साथ मुआहदा किया है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि इस तरह की जो सर्विस हो वो किस तरह चलाई जाती है। छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ, अगर एक पनागाह में 200 बेडशीट्स की लॉन्ड्री होनी है तो हमें मालूम नहीं है कि 200 बेडशीट्स की लॉन्ड्री किस तरह करते हैं, मगर होटल को पता है, कि उनको मालूम है कि इंडस्ट्रियल स्केल जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो कहाँ से बनती हैं, उनको किस तरह चलाना है। इस तरह की 100 छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इस तरह की हाउस कीपिंग के जो मामलात हैं उनमें गाइडेंस लेने के लिए हमने उनसे मुआहदा किया है ताकि हम अपनी सर्विसेज बेहतर कर सकें और इस तरह के दिहाड़ीदार भाइयों को और बहनों को एक इज़्ज़त की जगह मुहैया कर सकें। मगर हम ये क्लेम नहीं करते कि इस तरह की पनागाहों में 5 स्टार फैसिलिटीज़ होती हैं। बट मैम ये जो आपने बात की ना कि सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए आप प्रोफेशनल से ट्रेनिंग अपने जो वहाँ के स्टाफ है उसको दिलवा रहे हैं, दैट इन टर्न जिसको मईशत का पहिया चलाने को कहते हैं, ये एक उसकी अमली मिसाल है। यानी कि वो आज पनागाह में इस तरह की सर्विस सीख रहे हैं, यानी कि उनकी स्किल्स में इजाफा हो रहा है। अगर वो यहाँ से जाते तो आगे जाके किसी भी इन 3, 4, 5 स्टार होटल वो आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये तो जिसको कहते हैं ना कि इसका एक बाई प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त सा निकल आया। अच्छा, पनागाहों पे तो ऑब्वियसली हम बहुत हमने फोकस किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को हम ज़रा आज के इस गुफ्तगू से ये भी बताएं कि सिर्फ पनागाह और लंगर खाने ही जो है वो हुकूमत का फोकस नहीं है। एक और बड़ा अहम प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ एहसास अंडरग्रेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मैं चाहूँगा कि ये बताइए, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट हम सबको पता है पिछले कई सालों में इतना ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सके हैं। ये जो प्रोग्राम है हमारा, क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का जिक्र किया, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन पोर्टल कल ही खुला है 30 सितंबर को। तो ये एक नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है
गुज़श्ता अदवार में जो भी हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स मिलती थी, एक तो वो मास्टर्स लेवल के लिए मिलती थी, PhDs, MPhils के लिए मिलती थी, और फिर वो नीड बेस्ड नहीं होती थी, वो मेरिट बेस्ड होती थी। तो जो जितना माशी तौर पे खुशहाल होगा उसके बच्चे उतने ही ज़्यादा ज़िंदगी की दौड़ में आगे होंगे और उतनी ही ज़्यादा उनकी सलाहियत इन स्कॉलरशिप्स लेने की होगी। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत फ़ैसला था, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक गरीब आदमी के बच्चे को हायर एजुकेशन के मौक़े देने में पूरी तरह फ़ाल वो स्कॉलरशिप्स नहीं थी। तो क्योंकि गवर्नमेंट की जो ओवरऑल पॉलिसी है वो प्रो पुअर थी, तो जब एहसास प्रोग्राम की तश्कील हुआ था तो हमने बहुत से फ़ैसलों के साथ साथ ये भी फ़ैसला किया था कि हम जो हायर एजुकेशन की मद में जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनको नीड और मेरिट बेस्ड करेंगे, यानी कि सबसे पहले नीड इस्टेब्लिश होगी और फिर नीड में मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का तरीक़ाकार ये है कि ये पाकिस्तान की 130 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल होती है। हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक के साथ ये एग्जीक्यूट होती है। जिन घरानों की जो आमदन है वो 45,000 से कम होती है, वो तलबा और तालिबात इस स्कॉलरशिप के अहल होते हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उनकी जांच पड़ताल यूनिवर्सिटीज़ में कमिटीज़ के ज़ेरे निगरानी होती है और फिर एक शफाफ तरीके से एक लिस्ट बनती है। जो एंटाइटलमेंट्स होती हैं वो फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो लिविंग एक्सपेंस होती है 4,000 रुपये माहाना, वो स्टूडेंट की जो है बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मुंतकिल हो जाती है। 4 साल का ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 2 साल से हम इसको चला रहे हैं और 2 साल में हमारा तखमीना ये था कि हर साल हम 50,000 स्कॉलरशिप देंगे। पहले साल हमने 50,752 स्कॉलरशिप्स दी और दूसरे साल हमें 90,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप देनी पड़ी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था और एलिजिबल लोग इतने ज़्यादा थे। तो मजमूई तौर पर अभी तक हम 1,42,000 से स्कॉलरशिप्स ज़्यादा दे चुके हैं। ये प्रोग्राम ओवर सब्सक्राइब्ड है, इसके टारगेट्स टाइम से पहले मुकम्मल होंगे और इसके बजट में इजाफा भी बहुत खातिर ख्वाह कर दिया गया है और आगे भी करेंगे। अक्सर तो हुकूमती प्रोग्रामों में ये होता है कि बजट लैप्स होते हैं, टारगेट्स मीट नहीं होते, मगर ये हमारा अल्लाह का शुक्र है दीगर प्रोग्रामों के साथ एक बहुत मकबूल और सक्सेसफुल प्रोग्राम है। हमें यूनिवर्सिटीज़ पे बड़ी कड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि वो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो फ़ंड यूटिलाइजेशन करें। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम टाइमली फ़ंड्स रिलीज़ करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को जो है रकम मुंतकिल हो जाती है, मगर हम जो स्टीयरिंग कमेटी है हमारी वो इस चीज़ पे बड़ी कड़ी नज़र रखती है कि टाइमली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप रिलीज़ हो और उसके लिए हम बेहतर से बेहतर जो एग्जीक्यूशन मैकेनिज़म्स हैं उसकी यानी कि डैशबोर्ड्स की मॉनिटरिंग। और अभी पीछे ही 10 दिन पहले हमारी स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग हुई है, कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं इस तरीके कार को मज़ीद बेहतर करने के लिए। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, बहुत शुक्रिया इनको वक्त देने के लिए। तो ये वो तमाम तर काविशें हैं जो हुकूमत कर रही है, यकीनन हदफ तनकीद बनाया जाता है, लेकिन आज हमने कोशिश की कि ना सिर्फ एहसास किफ़ालत प्रोग्राम या एहसास जो लंगर खाने या फिर दीगर प्रोग्राम्स भी आप तक पहुँचाया जाए। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको लिए चलते हैं हरीपुर जेल, जहां पर कैद मुजरिमों की जिंदगी जो है वो बदलने जा रही है। ये एक मिशन है, इस मिशन पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। सूबाई हुकूमत के ताउन से जेल में स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। कैदी जो हैं अब कापिज बनाते नजर आ रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस और धागे से बनी चीजें जो हैं हम देख भी सकते हैं। फैसल की वो बंदी शुरू में हम आपको लिए चलते हैं हरीपुर जेल में, आप ही जहाँ हरीपुर नहीं, मैं आतिफ कयूम के जरिए, लेकिन आतिफ कयूम के जरिए चलते हैं।
कहीं बन रहा है कारपेट, कोई दिखा रहा है लकड़ी पर कारीगरी, मोतियों से डेकोरेशन और बहुत कुछ। ये हुनरमंद हैं हरिपुर सेंट्रल जेल के वो कैदी जिन्हें फन्नी तरबियत दी जा रही है। जेल में कैद अफराद अपने हुनर को ऐसी महारत से बताते हैं कि सब दंग रह जाएं। मुझे खुद भी शौक है लकड़ के काम की, तो मैं लकड़ का काम सीख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी हमारा अच्छा गुजर जाता है यहाँ पे। जेल इंतज़ामिया की जानिब से ये अच्छा एक कमाल है कि जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये काम सीख रहे हैं। बहुत शौक से सर जो मोतियों का काम सीख रहा था, ये जो है ना सर इधर बनाता हो, हर चीज़ लैंप पे वगैरह सारा सामान बनाता हो, घर पे भी बेचता हो सर और इधर भी बेचता हो, लेकिन थोड़ा पैसे भी मिल जाएगा। इंचार्ज फैक्ट्री कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के ताउन से ये सब मुमकिन हुआ। कैदियों को हम ट्रेन करते हैं, ये हमारा जो कोर्स है ये 6 मंथ का है और 6 महीनों के बाद ये लोग ट्रेंड हो जाएंगे और ट्रेंड होने के बाद अगर ये बाहर चले जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं, तो बाइज़्ज़त रोज़गार कर सकेंगे और बड़ा अच्छी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैदियों को सर्टिफिकेट और नक़द इनामात भी दिए जाते हैं। आतिफ क़य्यूम, हरिपुर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अगर आपका कोई भाई नहीं है या आपका भाई आपसे दूर है कि आप परेशान है किसी मसले में फंसे हुए, ऐसा होता है ना कि दोस्तों को बोलते हैं यार भाई यार कुछ तो बताएं। जैसे हम जैसे होता है ना जो बाहर से आता है वो इतने भाई बना लेते हैं। हाँ, कितने भाई होते हैं। भाई कुछ तो मेरी हेल्प कर। तो अब इस तरह की मदद, इस तरह की हेल्प और इस तरह का भाई आप हासिल कर सकते हैं किराए पे। सुनने में अगर आपको अजीब लग रहा है तो फिर थोड़ी देर में आपकी मुलाकात भी कराएंगे उस शख्स से कि जिन्होंने आइडिया सोचा। हकीकत है ये कराची से ताल्लुक़ रखने वाले किश्वर वाकर ने एक मुनफरिद सर्विस का आगाज़ किया है और उसका नाम भी है बड़ा ज़बरदस्त, रेंट अ ब्रो। रेंट अ ब्रो यानी भाई किराए पर हासिल करें। किश्वर एक बिजनेसमैन है और हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं बेसिकली, और उनकी टीम में कौन कौन मौजूद है और क्या ये जो रेंट अ ब्रो है क्या सिर्फ ये ब्रो की हद तक महदूद है, क्या सिर्फ लड़के ही इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं या फिर हमारी ख़ातीन भी जो है वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकती हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमने मदू किया है द ब्रो हिमसेल्फ किश्वर वाकर। किश्वर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया मेरी बात कहने का। क्या है इस आइडिया के पीछे? जैसे मैं तो अभी बैठा हूँ तो मुझे तो ये लग रहा है कि इट्स बेसिकली काउंसलिंग, राइट? बट एम आई थिंकिंग द राइट वे? इज इट काउंसलिंग? और अगर ये है तो उसको आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सेल किया है। प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ और उधर हमें हर सेमेस्टर में रिसर्च करनी होती है। तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम कल्चर्स को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट टॉपिक अपने नेक्स्ट सेमेस्टर पर रिसर्च के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट था लोनलीनेस, सेल्फ आइसोलेशन, सेक्लूजन पे, ठीक है। तो इस पे मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो जापान में हिकिकोमोरीज नाम का एक टर्म है, वहाँ लोग अपने आप को 5-8 साल के लिए कमरों में बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ आपको शायद पता होगा वहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और सुसाइड रेट भी पूरे दुनिया में जापान में सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो वहाँ पर एक कंपनी लॉन्च हुई थी इस मसले को हल करने के लिए कि जिन लोगों ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया सोसाइटी से 5-5 साल के लिए, रेंट अ सिस्टर के नाम से। सो शी वाज अ लेडी जो जाती थी, ऐसे लोगों से मिलती थी और वो ट्राई करती थी उनको परसुएट करने की कि दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएँ, काम करें, एजुकेशन हासिल करें वगैरह वगैरह। फिर मैं जब पाकिस्तान पे स्टडी करने लगा तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि लोग अपने आप को 5-5 साल के लिए कमरों में बंद कर दें, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, यानी शख्सी आज़ादी का एहतराम करना जिसको हम कहते हैं। और इस पर हमने सर्वे भी किया था, तो 50% ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। यानी आपको ज़िंदगी उस तरीके से गुजारनी है जैसे आपका माशरा चाहता है। बिल्कुल, आप वैसे नहीं गुजार सकते जैसे आप चाहते हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी हरकतें कर रहे हैं और उस पर आपको जो है वो इंकरेजमेंट मिले। बेसिक ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जांपल अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ करना जिसमें आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। लड़कियों को डॉक्टर बनने पर ही पुश किया जाता है ताकि उनके रिश्ते अच्छे आ जाएं। मर्दों को कहा जाता है कि इंजीनियर बन जाओ हमारी तरह ताकि उनकी अच्छा फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हों। शादी के लिए जो बेसिक ह्यूमन राइट है, लीगली मजहबी तौर पे अपनी पसंद की शादी करना, आज भी इस दौर में भी जो अपनी पसंद की शादी करना अगर घर वालों के सामने पेश करे तो पूरी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिससे एक्सेप्ट किया जाए। और बाकी आपके पहनावे पे क्रिटिसिज्म होता है, आपको वैसे ही कपड़े पहनने हैं जैसा सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, आपको वैसा ही
जो भी शौक आपको वैसे ही रखने हैं। अगर आप घर में कुत्ता भी पाल लेंगे तो अभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और लोग फ़ौरन फतवा लेके खड़े हो जाएंगे। इवन इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस एस्पेक्ट, इवन अगर आप दाढ़ी भी रख लें तो दाढ़ी का भी को इज्जत और एहतराम से सिर्फ रिलीजियस सर्कल्स में ही देखा जाता है। वरना आपको शायद पता हो कि अगर कोई दाढ़ी वाला शख्स रिश्ता लेने किसी के पास जाए तो नहीं, उसको मुश्किलात का सामना होता है। यू नो, सो दीज थिंग्स जब मैंने इस पर रिसर्च की तो ऐसे लोगों को जब सोसाइटी से रिजेक्शन मिलती है तो वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एक ओरिजिनल लाइफ नहीं जी रहे होते बल्कि एक फेक लाइफ लबादा चढ़ा के लोगों के सामने जी रहे होते हैं जस्ट टू मेक अदर पीपल हैप्पी। बिल्कुल। तो कुछ लोग तो ऐसे जी लेते हैं लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लग जाते हैं, शिकार हो जाते हैं ना। खास तौर पे उनको जब फैमिली से जब रिजेक्शन का सामना हो, वेलकम ना हो, तो वो अपने कमरों में अलग अलग बैठना शुरू कर देते हैं, घर वालों से बातचीत करना कम कर देते हैं, इवन दोस्त कम बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर यही वजह कि ज़्यादा डिप्रेशन में वो मुब्तला हो जाते हैं। तो मैं तो आपको भाई ही कहूँगी। बिल्कुल, आप बहन हैं मेरी। मुझे ये बताएं भाई कि ये जब आपने सर्विस का आगाज़ किया, अभी तक कितने लोग जो हैं वो रेंट अ ब्रो की सर्विस से मुस्तफीद हो चुके हैं? फीडबैक कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। मैं तो फीडबैक्स हमेशा लेता हूँ। उसके बाद जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो वो पूरा एक पैराग्राफ लिख कर भेज देते हैं हमें, तो उसको हम शेयर करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो बहुत ज़्यादा सर्विस हो चुकी है, अब तो मुझे इतना नंबर्स भी याद नहीं। अच्छा, इसका तरीका कार क्या है? जैसे कोई भी जो है वो एक भाई रेंट पे लेना चाह रहा है, ये चाह रहा है ये सर्विस इसकी खिदमत हासिल कर सके, तरीका कार क्या है? देखिए, हमारा एक ही सोशल मीडिया पेज है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वहाँ हमारी एक इंस्टाग्राम हैंडलर हैं जो मैसेजेस आते हैं वो उसको डील करती हैं। शी बुक्स अपॉइंटमेंट्स फॉर द ब्रदर्स। वहाँ हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एक वैलिड क्लाइंट है या ऐसे ही मन चले उठ के आ गए। तो वो कुछ क्वेश्चन पूछती हैं लाइक व्हाट इज़ द रीज़न टू रेंट द ब्रदर, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद द ब्रदर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर। और इसी तरह उनका एज, प्रोफेशन वगैरह बेसिक नॉलेज पूछते हैं। तो उसको फिर हम एनालाइज करते हैं कि ये कोई वैलिड कस्टमर है, क्लाइंट है जिसको ये प्रॉब्लम का सामना है। फिर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं ब्रदर से, या मैं हूँगा या दूसरी जो हमारी टीम में। कितनी टीम में कितने हम लोग अभी हैं? 5 लोग ही हैं, ठीक है। स्टार्ट में 2 फीमेल्स हैं, 2 मेल्स हैं ब्रदर्स, और एक ये इंस्टाग्राम हैंडलर हैं, ठीक है हमारी। तो ये हैं, तो फिर हम उन्हें कनेक्ट कर। ये जो आपने बात की है ना किशोर भाई, कि हम उनको पहले एनालाइज करते हैं। अब ऑब्वियसली एनालाइज करने के लिए खुद भी आपको पता होना चाहिए, तो क्या इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली है टू रीड द पीपल, टू रीड द साइकी ऑफ द पीपल? नहीं, एक्चुअली एनालिसिस से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये जानते हैं कि वो वाकई एहसास तन्हाई का शिकार हैं या नहीं हैं, या कोई फेक है, या कोई फेक ऐसे खामखा में मिलना चाह रहे हैं या मिलना भी नहीं चाह रहे होते, तंग कर रहे होते हैं, यू नो। इस वो हम ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बेसिकली उन आंसर से कि कोई क्लाइंट वाकई। हाँ, जैसे कि आपने कहा ना कि एक तो नज़र आ जाता है हमारे यहाँ कि जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और बहुत ज़्यादा उसको फैमिली नेगलेक्ट भी करती है कि नहीं यार तू बाहर दौड़ लगा के आजा, ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेहरे पे जिनकी ऐसी होती है ना, लेकिन वो फेसबुक पे कहा जाता है कि हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि तकलीफ नहीं होती, इसका मतलब होता है तकलीफां नू डील करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल, असल में है ही ऐसा कि वही आपने जैसे फरमाया कि वो चेहरे पर कुछ और सजा के बैठे होते हैं और अंदर उनके जहर पल रहा होता है। तो ये उन्हीं के लिए है असल में सर्विस, क्योंकि वो आके हमारे सामने वो वेंट आउट करते हैं ना। अब तो ज़ाहिर है हम सर्विसेज ले चुके हैं, मतलब बहुत कॉमन चीज़ों पे लोगों को बहुत रिजेक्शन फेस होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका कद अगर नॉर्मल एवरेज हाइट से कम होता है तो उन्हें हमेशा बुली और यू नो किया जाता है और उनके दिल में वो बात रह जाती है। तो वो जब इजहार करते हैं तो उस वक्त मुझे भी पता चलता है कि हम लोग कितने इनसेंसिटिवली लोगों को बोल देते हैं, लेकिन उनके दिल पर क्या बीतती है वो अब मुझे सही तरह पता चल रहा है। ख़वातीन के केस में उनकी ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं कि भाई ऐसी ही होगी तो खूबसूरत होगी, वरना उसको घर से भी जो है वो सारी बहनों में अगर बेचारी किसी की कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसको इग्नोर किया जाएगा और सब मिलके जो है उसे बातें सुनाएंगी। तो वो किससे बात करेगी? ये मेल्स तो खास तौर पे किसी से अपने इमोशनल बातें नहीं कर सकते क्योंकि फ़ौरन दोस्त मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन वो हमसे बात कर सकते हैं और कर रहे हैं। और अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमसे बात करते कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं समझते हैं कि शायद साथ वाला अगर मैं कोई बात करूंगा या करूंगी तो ना जाने कितने लोगों तक पहुंच जाएगी। तो एक
प्राइवेसी का बड़ा जो है एलिमेंट इसमें भी शामिल होता है। तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग सेशंस होते हैं, प्राइवेसी को किस तरह से आप लोग मेंटेन रखते हैं? प्राइवेसी का एक्चुअली हमारा एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है जो हम लोगों ने बाहर से जिस बंदे को अपने साथ टीम में शामिल किया है, वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है। और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम फ्री में ब्रदर बनना चाहते हैं, तो हम किसी को वेलकम नहीं करते बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि वो फ्री में आ जाएंगे, उसके बाद वो हमारी पॉलिसीज़ गाइडलाइंस पे अमल थोड़ी करेंगे। वो कहेंगे हमें कौन से पैसे मिल रहे हैं जो हम आपके प्रोसीजर्स को फॉलो करें। तो इसलिए हम किसी भी ऐसे बंदे को वेलकम नहीं करते और बहुत छान पटक के और तरीके से ही फिर अपनी टीम में तो ये कैसे टीम में कुछ शामिल होना, जैसे फैसल शामिल होना चाह रहे हैं आपकी? हाँ, उसका एक फॉर्म है। आजकल तो हम हायरिंग नहीं कर रहे, लेकिन शुरू में जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने एक फॉर्म बना दिया था गूगल फॉर्म में, उसमें बहुत से क्वेश्चंस थे, उसको वो फिल करते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर उनसे इंटरव्यू करते हैं। फिर जब वो इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है तो फिर हमारा एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है जिसमें हम बताते हैं कि कस्टमर से कैसे डील करना है, क्लाइंट से क्या बातें करनी है, कितना कहना है, कितना नहीं कहना। बेसिकली आपको ज़्यादा कहना नहीं है, सुनना ही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम बेसिक उनको गाइड करते हैं और फिर ये चीज़ चलती है। अच्छा, मैं जो एनालाइज कर पाया वो ये कि देखें, एक तो हमारे यहाँ वैसे ही हेल्थ को लेके जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, साफ सी बात है, ठीक है। अभी कोरोना में भी हमने देख लिया कि इसको साजिश और ये सब करार दे दिया। सही। When it comes to mental health, you know, when it comes to saying it out, तो हम तो उसमें बिल्कुल ही समझ लें जीरो नहीं है, तो नेगेटिव में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि लोग किसी डॉक्टर को प्रेफर भी नहीं करते, शायद इसी वजह से कि वो एक बीच में प्रेशर आ जाता है, हर्डल आ जाता है कि अच्छा मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या बीमार हूँ, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊँ। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह आपने ये स्टार्टअप अपना लिया है, वो जो एक जिसको रेड टैपिज्म तो ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो एक वाइट कॉलरिज्म आ जाती है ना कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, उसको उस डॉक्टर वाली चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा आसान और सहल कर दिया है कि यार अच्छा तुझे डॉक्टर के पास नहीं आना, तो ऑल्दो के आप जाएं, सही डजंट मीन्स कि आप ना जाएं, बट लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कोई पागल नहीं हूँ या मैं नफ्सियाती थोड़ी हूँ जो मैं नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाऊँ, तो आपका भाई आपको ये कहेगा कि भाई तुझे नहीं जाना, आ इधर बैठ, तू बता क्या मसला है। यही ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक्चुअली तो हम यही चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि डॉक्टर तक जाने से पहले ही मामला हल हो जाए, यानी भाई के पास आकर, और हम ये कहेंगे भाई हाजिर है। हाँ, भाई हाजिर है, उसके पास आके मामला, मतलब इस लेवल तक चीज़ जा ही क्यों रही है, ठीक है। तो वही बात है कि जैसे आपने फरमाया कि हाथ पे ज़रब लगे तो फिर तो हम फ़ौरन आगा खान हॉस्पिटल दौड़ जाएंगे, लेकिन जो दिल पे और दिमाग पे ज़रबे लग रही है उसका किसी को अच्छा ये जो आपने एक बात की ना कि मर्द और ख़वातीन, मर्द तो नहीं करते किसी से डिस्कस अपनी जो वो बेचारे अगर डिप्रेस हो, तो ज़्यादातर मर्द आपसे कांटेक्ट करते हैं ख़वातीन? नहीं, इसका रेशो मैंने 50-50% ही देखा है, इसमें मैंने कोई ज़्यादती या कमी नहीं देखी। ख़वातीन भी इक्वली कर रही हैं और मर्द भी कर रहे हैं, लेकिन मर्द हमेशा फिजिकली इन पर्सन मिलना चाहते हैं, हमेशा तो नहीं, मोस्टली, लेकिन ख़वातीन अभी तक इन पर्सन नहीं मिलना चाहती। आई थिंक उनको एक तो वही बातें, नई सर्विस शुरू हुई है, शायद इतना और पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना रुझान भी नहीं है और वो ज़ाहिर है घर में बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेती हैं, उनको जाना भी नहीं पड़ता, हो सकता है किसी को बाहर निकलने में भी इजाज़त वगैरह के प्रॉब्लम्स हों, तो दैट्स ओके फॉर अस। आखिर में मुख्तसरन सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट केस क्या आया है आपके पास? एक्चुअली अभी तक कोई ऐसा डिफिकल्ट केस नहीं आया, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी डिफिकल्ट बना देते हैं लोग अपने ऊपर। मुझे लगता है कि वो मतलब जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया वो मैंने उसका जिक्र भी कर दिया था कि जो हाइट वाला प्रॉब्लम एक बंदे को था, तो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी के दिल में कितनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ रह सकती है। छोटी सी चीज़ है जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वो उसने यही मुझे बताया कि उसको बचपन से इस चीज़ का सामना था और उसकी वजह से उसने लोगों से दोस्ती वोस्ती करनी छोड़ दी। मैं जितनी दोस्ती करूँगा उतने ऐसे नेगेटिव ही सुनने को मिलेगी। ठीक है, ये बेहद शुक्रिया भाईजान आपका, हमारे साथ मौजूद थे। और आप अगर वाली ये करना चाहते हैं तो आप जाएं जल्दी से इंस्टाग्राम पे और आपको एक भाई रेंट पे मिल जाएगा और फिर आप अपनी सारी मुश्किलात उनसे डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान में वैसे टैलेंटेड ख़वातीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है और इनके लिए किसी भी शोबे में अपना लोहा मनवाना भी बहुत आसान नहीं समझा जाता। बिल्कुल। और जो सोसाइटी प्रेशर है, मुश्किलात, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि टैलेंटेड है इसलिए कोई इनको रोक नहीं सकता। हम ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं कि जहाँ सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये तासुर बदल रहा है और ये तासुर बदल कौन रहा है
लियारी की रोजीना पेंटर और रोजी उस्ताद, जिनको हमने शो में मदऊ किया था, वो खारादर में ऑयल चेंज करने वाली जमीला बीबी हों, उनके साथ भी जाके हमने गुफ्तगू की थी, या फिर वो हों फरजाना मेमन और नाजिया मुराद, जो कराची में घर घर जाकर बिजली के मीटर की रीडिंग नोट करती हैं। सब मिलकर ये बता रही हैं कि पाकिस्तानी ख़ातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवाना गो के आसान नहीं, लेकिन इसके बावजूद जानती हैं और काम कर रही हैं। और मर्दों के शाना बिशाना काम करना, जैसे कि फैसल भी कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमारा मुआशरा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता कि ख़वातीन बाहर निकलें, आज़ादी के साथ काम करें। लेकिन जब हमारी ये आयरन लेडीज़ बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो दुनिया को बताती हैं कि हमारा मुल्क महफूज है पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। आज हमारे साथ फरजाना और नाजिया मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम कामों का जिक्र करते हैं ना, जैसे कि फैसल ने ख़वातीन का जिक्र किया, ये वो तमाम ख़वातीन हैं और वो काम करने वाली ख़वातीन हैं जिन कामों को हम कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। फरजाना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, गुड मॉर्निंग। और नाजिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, गुड मॉर्निंग। फरजाना, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि काम सिर्फ मीटर रीडिंग का काम हो गया या जी पेंटिंग का काम हो गया, ये वाला काम हो गया, सिर्फ मर्द कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब ये थिंकिंग चेंज हो रही है, ख़वातीन भी कर सकती है। आपका जो काम है, जब आपने काम शुरू किया, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले जो सोसाइटी का रिएक्शन था वो हम सामने रखें। देखिए, जब स्टार्टिंग में हम आए तो जो है ना काफ़ी कंफ्यूज थे कि जो ना लोग परेशान थे कि जो लेडीज़ इस फील्ड में आ रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइल के दरपेश होने हुए हमें, और यहाँ आके जो ना हमें काफ़ी दुश्वारी हुई। और स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, लोगों के रवैया देखा, तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। नहीं, वो मुश्किल क्या थी कि वो क्या कमेंट्स थे लोगों के चुभते हुए, ये क्या था वो? नहीं, यहाँ के लोग बहुत काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मैंने बहुत अच्छा पाया। और ख़ास तौर पर हमारे लियारी में जो ना लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे ताउन किया और हमारे जो ना लिए इस्तेमाल किया, हमारे लिए अप्रिशिएट किया हमें, तब जाके हम इस मकाम पे। ये तो हमने लोगों की बात करी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो ये बताएं नाजिया। बहुत अच्छा रिएक्शन था। मतलब उन्होंने पहले यही कहा कि पहले सोच लो, ठीक है, पहले सोच लो, फील्ड वर्क है, ठीक है, कहीं ऑफिस में जाके बैठना नहीं है, स्कूल नहीं है, आप स्कूल में जाके एक बंद कमरे में बैठ के टीचिंग करोगी, ये फील्ड वर्क है, पहले सोच लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिर मतलब सपोर्ट हासिल था, फिर सोचा, उसके बाद सोचा नहीं करना है, तो इस तरह से मैंने अप्लाई किया। अच्छा, अब ये बताएं कि आप कौन सा एरिया है आपकी कवरेज का? सिर्फ लियारी है या फिर दीगर भी एरियाज़ में आप मीटर रीड करते हैं? लियारी IVC2, लियारी है जी, और गार्डन है जी, गार्डन एरिया है। नहीं, हम साथ में ही काम करते हैं। गार्डन एरिया है, ठीक है, तो लियारी के बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट, तो इस तरह से। अच्छा, वैसे जो फील्ड वर्क होता है ना, कहते हैं ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल है, धूप, गर्मी, फिर घर में पीछे बच्चे भी हैं, फिर बींगा खातून आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो ये सोच कहीं दूर रख के आप लोग घरों से बाहर निकले थे फरजाना? देखो, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जब साइड पे हम जाते हैं तो हमें धूप, गर्मी, इन सब का जो हमें फेस करना होता है। हम किस तरह से मैनेज करें, ये हम पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा ना, चैलेंजेस है, कोविड-19 का माहौल, अभी जैसे बारिशें शुरू हो गई कराची में, तो इस सूरत हाल में आप मैनेज कैसे करती हैं? करना पड़ता है, काम तो रुकना नहीं चाहिए ना, काम तो नहीं रुकता, काम तो नहीं, और स्पेशली रीडिंग का काम, ठीक है, रीडिंग का काम तो रुकना चाहिए भी नहीं, ठीक है। हम SOPs को फॉलो करते हुए, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट है, हाँ, ठीक है, टाइम जितना भी लग जाए, लेकिन रीडिंग लेकर आनी है। अच्छा, काम ने नहीं रुकना। टाइम की बात की ना, तो ये कितने घंटों पे मुहित होता है? हमारी टाइमिंग रीडिंग का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। काम जो है तकरीबन 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा। फील्ड वर्क है ना, फील्ड वर्क है, ठीक है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, तो इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कब कम काम मिल गया तो जल्दी काम हो गया, ठीक है, ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा टाइम लग गया। यानी काम पे डिपेंड करता है कि काम कितना ज़्यादा, असाइनमेंट कितना मिलता है, उसी चीज़ पे 4-5 एक चीज़ तो ये, पहले मीटर्स जो थे वो घरों के अंदर इंस्टॉल्ड होते थे, अब मीटर्स बहुत सारे घरों के बाहर इंस्टॉल हो गए, तो उससे काफ़ी चेंजिंग हुई। एक तो ये चीज़ हो गई है। ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है आपको कि आप उन चंद ख़वातीन में हैं जो पाकिस्तान की पहली मीटर रीडर्स हैं, जब आप ऑब्वियसली ये सारी मुश्किलात, परेशानियाँ, चैलेंजेस एक तरफ, जब आप ये देखती हैं कि और आगे आने वाले दिनों में जब हम बताएंगे कि जी फरजाना और नाजिया वो पाकिस्तान की चंद
उन ख़ातीन में शामिल हैं कि जिन्होंने इस काम को चूज़ किया, तो ये चीज़ आपको कैसे फ़ील होती है, पहले तो आप बताएं। प्राउड फील होता है, स्पेशली न्यू फीमेल्स के लिए, न्यू फीमेल्स के लिए, ताकि इंस्पिरेशन बने हम, ठीक है, ताकि वो भी आगे आएँ, वो भी आगे आएँ हमें देखकर। और बहुत सारे हमें पूछते भी हैं जब हम फील्ड में होते हैं, कैसे हो जाता है, कोई परेशानी सवाल उठते ना, क्योंकि मुआशरे की सोच बदलती हुई नजर आती है जब खवातीन को देखते हैं वो काम करते हुए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हमें देखते हैं काम करते हुए तो फिर बहुत अच्छा मतलब फील होता है, वो भी आना चाह रही है, आगे आना चाह रही है। ये और आपको कैसा? मेरे लिए एक एजाज़ की बात है जो है ना, फर्स्ट वुमेन मीटर रीडर के एसे से मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। और आज हम 3 थे, 3 से 5 फिर जो है ना 16। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, ये तादाद बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है मेरे लिए। अच्छा, जैसे हम आते हैं काम करने के लिए तो अम्माएँ होती हैं या घर में बहनें हों या फिर भाभियाँ हो ना, तो ये सुनने को मिलता है कि अच्छा ठीक है काम करना, ज़रा घर के कामों की तरफ भी तवज्जो दो, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेज तो करना पड़ता है ना। ये भी मैं पूछने वाली थी कि ये मैनेज कैसे होता है? मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। कितने बजे? मैं ऑलमोस्ट 5:30 उठ जाती हूँ। अच्छा, फिर उठ के घर का काम किया, नमाज पढ़ ली, ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत काम जितना हो सकता है उतना करके फिर अपने काम के लिए निकलती हूँ। और फिर वापस आई तो घर पे फिर नहीं थक जाती। अच्छा, जॉब के साथ साथ घर को भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और जो है ना, मैं जो है ना इस जैसे वो पहले मैं सुबह को काम करती थी, अब जो है ना मैं शाम को जो ना वक्त देती हूँ। जो काम जो सेटिंग है वो मैं शाम को ही कर लेती हूँ, जैसे खाना पकाना वगैरह। वो छुट्टी होती है ना, उसमें एक छुट्टी मिलती है संडे वाले दिन जो ना मार्केटिंग करनी होती है। ये जो बात इन्होंने की है ना, ये ना सिर्फ उन ख़ातीन के लिए मोटिवेशन है, बल्कि समझने की ज़रूरत है उन घर वालों को भी और उन मर्द हजरात को भी कि अगर आप की ख़ातीन आपके लिए बाइस फ़ख्र बन रही हैं तो कोई मज़ायका नहीं है इस चीज़ में कि अगर आप थोड़ी सी अपने आप की भी टाइम एडजस्टमेंट हाँ, और आप थोड़ा अगर खवातीन घर वालों को सपोर्ट है, हमारे सपोर्ट है तब जाके हम इसीलिए ये एग्जैक्टली। लेकिन जिन खवातीन को सपोर्ट नहीं होती, ये उनके लिए बड़ा अहम पैगाम है। ये इम्पॉसिबल है, जो है ना घर वालों की सपोर्ट है तब जाके हम तभी जाके कर रहे हैं ना, वरना जो है ना मुश्किल है। अच्छा, जैसे हम पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि अच्छा हमारे मुआशरे में खातून का बाहर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली फील्ड में जाके काम करना मुश्किल होता है, ना हज़ारों बातें, नजरें और ये ताने वगैरह जो मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने अल्फाज में मुझे बताएं कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का बाहर निकल के काम करना कितना महफूज आपकी नज़र में है? हमारी सोसाइटी में हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है, जिस तरह से उनको दिखाया जाता है ना वैसा नहीं है। मैंने महसूस किया फील्ड वर्क में आते हुए बहुत सपोर्ट मिला, ठीक है, हम ज़ाहिर डोर टू डोर जाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम है बताइए, मतलब पेश आते हैं, ताकि एज ए फीमेल उनको भी पता है कि रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे माशरे के जो जितने भी मेल हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। क्या बात है कि मैं तो कहूँगी हमारे जो मर्द हज़रात उनकी क्लैपिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो ना हमारी लेडीज़ की खास तौर पर इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट की जाती है। ये चीज़ देखी है मैंने, इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा असर। और फिर इसकी एक बात मेरे अपने ऊपर भी डिपेंड होती है कि वो यस, और फिर ये आपके घर की तरबियत पे भी डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है कि आपके घर की तरबियत, आपकी माँ या आपकी बहन, आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं, वो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे। क्या फील्ड में मौजूद या इवन आप गली में भी किसी खातून को मौजूद देख रहे हैं तो आप उसकी किस तरह से इज्जत करते हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का मौजूद थी, और यकीनन हमारे लिए खैर है कि हमारी ख़वातीन इस तरह से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं और फिर अपना नाम भी बनाती हैं।